लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़ा चेंज लाने के लिए एक बात क्लियर हो गई थी कि हमें इंटरनेशनल फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो अगली बार स्ट्रैटेजी चेंज करते हुए मोरारजी देसाई को भेजा गया। खुद धोती कुर्ता और चप्पल पहन के इंडिया की खराब हालत को दुनिया के सामने रखा और ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। लेकिन 17 फरवरी 1965 को इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने आज़ादी के बाद से सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आ गया और सारे फॉरेन डोनर्स के कान खड़े हो गए क्योंकि इंडिया अपने रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को ब्रीच करने वाला था। अब उस समय यूएसए के पास हद से ज्यादा वीट यानी गेहूं प्रोड्यूस होता था, तो वो ये वीट अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए यूज करने लगा। इसे कहा गया PL 480 स्कीम। और उस समय की खराब हालत की वजह से इंडिया की इस भीख में मिले वीट पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा हो गई और इंदिरा ने इस बात को नेशनल प्राइड का मुद्दा बना दिया और ठान लिया कि हम सेल्फ सफिशिएंट बनकर दिखाएंगे। चंद्रशेखर बिल्कुल हड़बड़ी में IMF के बताए हुए चेंजेस के साथ बजट प्रेजेंट करने को तैयार हो ही रहे थे कि अचानक एक बहाना मार के राजीव गांधी ने सरकार गिरा दी। अब उस दिन एक जर्नलिस्ट शंकर वैयर ने कुछ बहुत अजीब नोटिस किया। एयरपोर्ट में हद से ज्यादा सिक्योरिटी थी। वो काफी क्यूरियस हो गए और छानबीन करने लगे और बाद में पता चला भारत ने अपना सोना गिरवी रख दिया था और उन्होंने भारत के इस मुश्किल दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना फाइनेंस मिनिस्टर चुना और फाइनली दुनिया के लिए भारत का बाजार खोल दिया गया। 24 जुलाई को मनमोहन सिंह ने बजट प्रेजेंट किया और ये बजट आजाद भारत के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट बजट साबित हुआ। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम्स निकल कर आए, यूएसए का कैपिटलिस्टिक सिस्टम और यूएसएसआर का सोशलिस्टिक सिस्टम। कैपिटलिस्टिक सिस्टम में रिसोर्सेज प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट लोगों के हाथ में होती। दूसरी तरफ सोशलिस्ट सिस्टम में लैंड, रिसोर्सेज और बड़ी इंडस्ट्रीज सब कुछ सरकार के हाथ में होता। अब उस समय यूएसए ने अपनी करेंसी को गोल्ड के साथ लिंक कर दिया था, यानी अगर यूएसए $1 छापता तो उस वैल्यू का सोना अपने पास रिजर्व में रखता। तो दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज को ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा क्योंकि डॉलर बहुत स्टेबल था। इसीलिए बाकी कंट्रीज सोना रखने के बजाय डॉलर रखने लगे और उस डॉलर के बदले यूएसए अपने पास सोना रखता और ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होने लगा और इसे कहा गया ब्रेटन वुड्स सिस्टम। और इसकी वजह से यूएसए के पास 20,000 टन सोना जमा हो गया जो पूरी दुनिया की रिजर्व का लगभग 2/3 था। अब दूसरी तरफ यूएसएसआर इस सिस्टम का हिस्सा नहीं था और वहां सब कुछ सरकार कंट्रोल करती थी और 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते। अब इंडिया ने आजादी के बाद यूएसएसआर वाला सिस्टम चुना और इस डिसीजन की वजह से इंडिया की इकोनॉमी के दो मेन पिलर बने, 5 ईयर प्लान्स और लाइसेंस राज। पहला 5 ईयर प्लान हमारे पीएम जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया। अब समझ लो ये एक तरह का रोड मैप था कि अगले 5 सालों तक हमारा देश किस एरिया में फोकस करेगा। तो पहले 5 सालों का फोकस बना एग्रीकल्चर। अब इंडिया की कहानी यहीं रोककर दो ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसे बनाया गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और इसका मेन पर्पस था इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को रोकना और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना, ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना और सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और करेंसी डिस्टेबलाइजेशन को रोकना। अब करेंसी डिस्टेबलाइजेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता क्या है वो समझाता हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग सिस्टम है जो एक कंट्री के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। अब ये ट्रांजैक्शन होते कौन से हैं? एक तरफ पैसा जो बाहर से आता है जैसे एक्सपोर्ट्स के थ्रू, लोन्स या फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और दूसरी तरफ पैसा जो बाहर जाता है जैसे इंपोर्ट का पेमेंट, रीपेमेंट, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड वगैरह। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी BOP का आइडिया सिंपल है, जितना पैसा बाहर जा रहा है और जितना पैसा अंदर आ रहा है वो लगभग बराबर होना चाहिए। अगर पैसा अंदर ज्यादा आ रहा है तो उसे सरप्लस कहा जाता है और ये अच्छी बात है, और पैसा अगर ज्यादा बाहर जा रहा है तो उसे डेफिसिट कहते हैं और ये खराब बात है। BOP किसी भी देश का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। अगर इंडिया का BOP ज्यादा डेफिसिट में चला गया तो रुपी गिर सकता है, देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ सकती है और भारत सरकार ने जो लोन्स ले रखे हैं उसे रीपे करने में काफी मुश्किल आ सकती है। अब आते हैं करेंसी डिस्टेबलाइजेशन पर। करेंसी डिस्टेबलाइजेशन का मतलब होता है देश की करेंसी का वैल्यू रैपिडली गिरना या फिर काफी अनस्टेबल होना। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो अगर आज $1 का वैल्यू 80 रुपया है और वो कल अचानक 90 रुपया हो जाता है
तो इसका मतलब इंडिया की करेंसी डिस्टेबल है। और इसका मतलब ये है कि लोग देश और देश के बिजनेस पर भरोसा बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अब सवाल उठता है कि करेंसी की वैल्यू गिरती कैसे है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है। ट्रेड डेफिसिट यानी ज्यादा इंपोर्ट कम एक्सपोर्ट, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एक्सेसिव फॉरेन डेट यानी बाहर से देशों से हद से ज्यादा लोन ले लिया है। और भी कई कारण हो सकते हैं। अब इन सब चीजों से बचाने के लिए IMF बनाया गया। इंडिया भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से था। भले ही उस समय इंडिया को आजादी नहीं मिली थी, इसके बावजूद इंडिया को इसका मेंबर बनाया गया और इसका मेन रीजन माना गया इंडिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब IMF में कोटा सिस्टम है, यानी सिंपल भाषा में अगर बोले तो IMF में किसकी कितनी चलेगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि IMF में पैसे कौन कितने देता है। अब IMF जब बना तो उस समय USA सबसे बड़ी सुपर पावर थी, तो अकेले USA का कोटा 30% का बना। UK, फ्रांस और जर्मनी जैसी कंट्रीज का भी कोटा काफी बड़ा था। इंडिया का भी कोटा था, लेकिन उतना बड़ा नहीं था। अब जहां एक तरफ IMF बना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को रोकने के लिए, वहां दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक बनाया गया, जिसका मोटिव था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कंट्रीज बर्बाद हो गई थी उन्हें वापस अपने पैरों पर खड़ा करना। और ये मोटिव बाद में चेंज हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में, यानी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करना। यानी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में मेन डिफरेंस ये है कि IMF शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकने के लिए लोन देती है, वहां दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है। अब इंडिया को पहला लोन वर्ल्ड बैंक ने दिया 18 अगस्त 1949 को। अमाउंट था $34 मिलियन। ये पैसे इंडियन रेलवेज को मॉडर्नाइज करने के लिए खर्च किए गए। अब इसके पहले तक इंडिया अपना सारा खर्चा इंटरनल सोर्सेस से चला रहा था और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए भी पैसे हम इंटरनल सोर्सेस से ही जुगाड़ कर रहे थे। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़ा चेंज लाने के लिए एक बात क्लियर हो गई थी कि हमें इंटरनेशनल फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए 1958 में बनाया गया एड इंडिया कंसोर्टियम, जिसका काम था इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंटरनेशनल फंडिंग को कोऑर्डिनेट करना। और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए मेन रोल प्ले किया इंडिया के पहले PM जवाहरलाल नेहरू, TT कृष्णमाचारी जो 1957 से 58 तक फाइनेंस मिनिस्टर थे, मोरारजी देसाई जो 58 से लेकर 63 तक फाइनेंस मिनिस्टर थे, और VKRV राव जो एक इकोनॉमिस्ट और प्लानर थे। भारत सरकार की हालत सेकेंड 5 ईयर प्लान के लिए $1 बिलियन जमा करने में काफी खराब हो गई। तो फ्यूचर प्लान्स को फंड करने के लिए 1958 में ब्रिज कुमार नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के कजन थे और एक सिविल सर्वेंट भी, उन्हें 3 स्टाफ मेंबर्स के साथ वॉशिंगटन DC भेजा गया ताकि वो वर्ल्ड बैंक, IMF और बाकी अमीर देशों से इंडिया के लिए एड जमा कर पाए। लेकिन इंडिया के डी फैक्टो स्पोक्स पर्सन कृष्णा मेनन की वजह से इंडिया के कुछ खास दोस्त बचे नहीं थे, खासकर इन अमीर देशों के क्लब में। तो अगली बार स्ट्रैटेजी चेंज करते हुए मोरारजी देसाई को भेजा गया और उन्होंने एक नया गेम खेला, इंडिया की गरीब इमेज को प्रमोट किया। खुद धोती, कुर्ता और चप्पल पहन के इंडिया की खराब हालत को दुनिया के सामने रखा और ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। और फाइनली इंडिया को 2 सालों तक $1 बिलियन हर साल देने की डील फाइनल हुई, जिसके बाद और $3 बिलियन देने की बात भी हुई। इसमें आधा पैसा USA ने और बाकी पैसा बाकी देशों ने मिलकर दिया। लेकिन ये पैसा 5 ईयर प्लान्स के लिए खर्च होना था और उसी बीच छिड़ गया इंडो चाइना वॉर और हालत फिर वैसी की वैसी हो गई, क्योंकि मिलिट्री स्पेंडिंग को GDP के 2% से बढ़ाकर 4% करना पड़ गया, यानी डबल। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हो गई और उस समय USA ने पाकिस्तान का साथ दिया और इंडिया का एड भी बंद कर दिया। और 65 और 66 में ड्रॉट यानी सूखा पड़ गया और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस काफी ज्यादा गिर गया और देश में खाने की भयानक दिक्कत हो गई। अब उस समय USA के पास हद से ज्यादा वीट यानी गेहूं प्रोड्यूस होता था, तो वो ये वीट अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए यूज करने लगा और इंडिया जैसी गरीब देशों को देने लगा। इसे कहा गया PL 480 स्कीम। और उस समय की खराब हालत की वजह से इंडिया की इस भीख में मिले वीट पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा हो गई। अब वर्ल्ड बैंक ने 1964 में एक कंडीशनल एड का ऑफर दिया। ये ऑफर तब के वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जॉर्ज वुड्स ने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर TT कृष्णमाचारी को दिया। लेकिन कंडीशन ये थी कि इंडिया को अपनी करेंसी रुपए की वैल्यू गिरानी पड़ेगी। यानी अगर उस समय $1 के बदले 5 रुपए मिलते तो उसे गिराकर
$1 के बदले ₹7 करना पड़ता और कृष्णमाचारी इस बात से ऑफेंड हो गए और कसम खा ली कि वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। देश की करेंसी की वैल्यू को गिराना हमेशा से एक नेशनल प्राइड का मुद्दा रहा है, लेकिन 17 फरवरी 1965 को इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने आजादी के बाद से सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आ गया और सारे फॉरेन डोनर्स के कान खड़े हो गए क्योंकि इंडिया अपने रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को ब्रीच करने वाला था। लेकिन लास्ट समय में इंडिया ने सोना गिरवी रख के अपना रिजर्व रिक्वायरमेंट ब्रीच होने से बचा लिया। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद कृष्णमाचारी डीवैल्यूएशन को राजी नहीं हो रहे थे और रेडियो पे पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो रुपए को गिरने नहीं देंगे। तो आखिर में सरकार को हार मानकर कृष्णमाचारी से जबरदस्ती रेजिग्नेशन लेना पड़ा और पीएम लाल बहादुर शास्त्री रुपए को डीवैल्यू करने को तैयार भी हो गए। लेकिन इससे पहले वो ऐसा करते, शास्त्री जी की डेथ हो गई और एक नया पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया। जहां एक तरफ इंदिरा और मोरारजी देसाई के बीच पीएम बनने की रेस चल रही थी, वहां दूसरी तरफ 3 हफ्तों में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 65% से गिर गया और इंडिया के पास बचे सारे ऑप्शंस खत्म हो गए। इंदिरा ने फटाफट एक लिबरलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन और सबसे इंपॉर्टेंट डीवैल्यूएशन का पैकेज तैयार किया और अपने सोशलिस्ट नेताओं से भरे हुए कैबिनेट को मजबूर किया कि वो इस पैकेज पर साइन करे और फाइनली रुपया गिरा दिया गया। उस समय $1 4.76 के बराबर था, जिसे एक बार में 57% से गिराकर ₹7.5 कर दिया गया। इसके बदले यूएसए ने इंडिया को $900 मिलियन हर साल 3 सालों तक देने का वादा किया। लेकिन ये सब होने के 2 महीनों के अंदर ही भारत सरकार अपनी बातों से पलटने लगी। इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर मनुभाई शाह, जो इस डीवैल्यूएशन के बिल्कुल खिलाफ थे, उन्होंने फिर से प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज लगाना स्टार्ट कर दिया, जैसे एक्सपोर्ट सब्सिडीज देना, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाना वगैरह। और बाकी के कैबिनेट ने भी इस बात का भरपूर समर्थन किया। अब फर्स्ट फेज के $900 मिलियन यूएसए से आए, लेकिन काफी ज्यादा डिले के बाद। और इसी बीच इंडिया के एक्सपोर्ट्स गिरने लगे और उधारी यानी डेट बढ़ने लगा। तो अगले फेज के पैसों को डोनर्स ने घटाकर $600 मिलियन कर दिया और इंडिया में फिर से सूखा पड़ गया और फिर से फूड शॉर्टेज हो गया। और वर्ल्ड बैंक ने नोट किया कि इंडिया फिर से अपने पुराने ढर्रे पर जा चुका है और उसे डीवैल्यूएशन का कोई फायदा नहीं हुआ। और लास्ट फेज में भी डोनर्स ने $642 मिलियन दिए, न कि 1255 जो बचे थे। यानी इंदिरा गांधी के टेन्योर की शुरुआत से ही इंडियन इकोनॉमी खतरे में पड़ चुकी थी। और यूएसए और इंडिया के रिलेशंस भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि इंदिरा ने यूएसए के वियतनाम इन्वेजन को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया था। और ये क्लियर हो गया कि भारत की इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोलना यानी लिबरलाइजेशन अब पॉसिबल नहीं बचा था। और याद है मैंने कहा था यूएसए इंडिया को PL 480 स्कीम के थ्रू भीख में वीट देता था। वो इस वीट को लेवरेज की तरह यूज करते हुए अब इंडिया को ब्लैकमेल करने लगा था। और इंदिरा ने इस बात को नेशनल प्राइड का मुद्दा बना दिया और ठान लिया कि हम सेल्फ सफिशिएंट बनकर दिखाएंगे और कम से कम खाने के लिए अमेरिका के सामने भीख ना मांगना पड़े। तो लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर शुरू हुए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और इंदिरा के समय में आई हुई नई टेक्नोलॉजी की वजह से देश में हुआ एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति, हरित क्रांति, जिसे कहा गया ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से देश में वीट प्रोडक्शन ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। MS स्वामीनाथन को इसका आर्किटेक्ट माना गया। 1965-66 में जो इंडिया का वीट प्रोडक्शन 12 मिलियन टन के पास था, वो 1978 आते आते 26 मिलियन टन पार कर गया। यानी इंडिया खाने के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गया था। इंदिरा ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को ड्रॉप करके चीजें अपने हाथों में लेना स्टार्ट कर दिया और शुरुआत हुई भारत में लाइसेंस राज की। इस पॉलिसी के थ्रू इंदिरा ने पब्लिक सेक्टर को रैपिडली ग्रो करना स्टार्ट कर दिया और सरकार की इकोनॉमी में हिस्सेदारी बढ़ने लगी और सब कुछ प्राइवेट कंट्रोल से हटाकर सरकार के कंट्रोल में लिया जाने लगा। यानी लिबरलाइजेशन से बिल्कुल उलट पॉलिसीज अपनाई जाने लगी। सबसे पहले इंदिरा ने 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, जिससे देश का क्रेडिट पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में आ गया। अब लाइसेंस राज का मतलब ये हुआ कि इंडिया में कोई भी बिजनेस करने के लिए सरकार से कई टाइप के लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। अब ये कोई 1-2 लाइसेंस की बात नहीं हो रही है, सरकार के लगभग 80 डिपार्टमेंट से लाइसेंसेस लेने पड़ते इंडिया में कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए। यानी सरकार ने देश के बिजनेसेस को पूरी तरह से जकड़ लिया और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ छोटे बिजनेस ओनर्स को। इस एरा की एक इंडस्ट्री का एग्जांपल देता हूं।
देश के बाहर से आई पूरी तरह से असेंबल हुई गाड़ियों पर 120% ड्यूटी लगाया गया और यूज्ड गाड़ियों पर यही ड्यूटी 180% तक था। यह किया गया था इंडिया के डोमेस्टिक कार कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन इसमें सरकार ने जमकर घोटाला किया। जैसे मारुति स्कैंडल, जिसमें संजय गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पर मारुति उद्योग बनाया और उसमें अपना इन्फ्लुएंस यूज करके काफी इलीगल काम किए, जिसके बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वैसे ही चेतक स्कैंडल, जिसमें बजाज चेतक, जो उस समय मिलने वाली सबसे पॉपुलर टू व्हीलर थी, लेकिन लाइसेंस राज की वजह से प्रोडक्शन पर लिमिट सेट किया हुआ था, जिसकी वजह से एक स्कूटर के डिलीवरी लेने के लिए 10 साल तक वेट करना पड़ता था और ऑब्वियसली ब्लैक मार्केट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। ओवरऑल लाइसेंस राज में सिर्फ उन लोगों को फायदा हुआ जो सरकार के काफी करीब थे और पॉलिटिकल अप्रोच के थ्रू अपना काम निकलवा लेते। रतन टाटा ने लाइसेंस राज पर कहा था, इट स्टाइफल्ड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इट वाज अ सिस्टम दैट रिवॉर्डेड कंप्लायंस एंड नॉट क्रिएटिविटी। तो फॉरेन एड 1976 के बाद से काफी घट गया था, लेकिन एक चीज जिसने एक्सचेंज रिजर्व को बचा के रखा वो थे फॉरेन रेमिटेंसेस। अब इंडिया से कई लोग गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी, यूएई, कतर वगैरह काम करने जाने लगे थे और ये इंडिया वापस पैसे भेजते जो डॉलर्स में होता। इसे फॉरेन रेमिटेंसेस कहा जाता है और इन रेमिटेंसेस के बदौलत इंडिया के पास रिजर्व में $7 बिलियन जमा हो गए, जो लगभग 9 महीने के इंपोर्ट्स के लायक थे। लेकिन 1979 में नए क्राइसिस का दौर शुरू हो गया। तो सबसे पहले पड़ा सूखा, जो कि आजादी के बाद का सबसे भयानक साबित हुआ और फूड प्रोडक्शन 1/6 हो गया और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लगे ईरान में हुए रेवोल्यूशन की वजह से, जिसकी वजह से इंडिया का इंपोर्ट बिल काफी बढ़ गया और सोने पे सुहागा उस समय की सरकार का फिस्कल डिसिप्लिन बहुत ज्यादा खराब था। यानी सरकार बिना सोचे समझे खर्चा कर रही थी। जैसे किसानों से जो अनाज सरकार खरीदती है उसके दाम बढ़ा दिए, टैक्स डिडक्शन अनाउंस कर दिया, हजारों करोड़ों के लोन्स माफ कर दिए और जो फर्टिलाइजर सब्सिडी 60 करोड़ थी उसे बढ़ाकर 600 करोड़ कर दिया। अब हमारा और सरकार का बजट लगभग एक जैसा होता है। हम पैसा कमाते हैं बिजनेस या सैलरी के थ्रू और खर्च करते हैं रेंट, ग्रोसरीज वगैरह में। वैसे ही सरकार कमाती है टैक्सेस के थ्रू, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह, और खर्च करती है सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड बनाने वगैरह में। लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि आमतौर पे हम उतना ही खर्च कर सकते हैं जितना कमा रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ ऐसा नहीं है। वो उससे ज्यादा भी खर्च कर सकती है और इस ज्यादा खर्च को डेफिसिट कहा जाता है। मान लो सरकार ने 100 रुपए कमाए लेकिन खर्च कर दिए 105 रुपए। अब ये 5 रुपए डेफिसिट हो गया और ये डेफिसिट का पैसा वो लोन लेकर या आरबीआई से और नोट छपवाकर पूरा कर लेती है। तो ये फिस्कल डेफिसिट 1970s तक जीडीपी के 5% के अंदर रखा जाता था, लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने इसे बढ़ाकर 6.5% कर दिया। अब इस समय तक इंडिया में चीजें इंपोर्ट करना थोड़ा इजी कर दिया गया था और डोमेस्टिक प्रोडक्शन खराब होने की वजह से इंपोर्ट्स धड़ल्ले से बढ़ने लगे और एक्सपोर्ट्स वैसे के वैसे रह गए। तो यानी चीजें बद से बदतर होने लगी। तो इन चीजों को मैनेज करने के लिए सरकार ने खर्चा कम करने के बजाय एक्सपेंशनरी एडजस्टमेंट की पॉलिसी अपनाई, यानी और ज्यादा खर्चा करेंगे, स्पेशली एनर्जी सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर और इंपोर्ट इंडस्ट्रीज वगैरह में। और इस बढ़े हुए खर्चे को करने के लिए सरकार 1980 में आईएमएफ के पास लोन लेने चली गई और आईएमएफ ने सरकार की इस पॉलिसी को सपोर्ट किया और ओएनजीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन को खुलवाने के लिए और पैसे भी दिए। सरकार ने 1981 के बजट में खर्चा कम करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर से वही हाल हो गया। तो 1980 से 90 के बीच फिस्कल डेफिसिट हर साल 8 से 10% के बीच रहा, क्योंकि पहले जो लोन लिया गया था उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी अब ऐड हो रहा था और इस बढ़े हुए डेफिसिट को कैसे भी फंड तो करना था। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का एड और आरबीआई से छपवाए हुए नोट सफिशिएंट नहीं पड़ रहे थे, लेकिन एक रास्ता था। सरकार को ग्लोबल बैंक्स लोन देने को तैयार बैठे थे। इसका मेन रीजन ये था कि 1970s में लैटिन अमेरिका की काफी कंट्रीज ने अपना लोन डिफॉल्ट कर दिया था। तो ये ग्लोबल लेंडर्स कोई बड़ा प्लेयर ढूंढ रहे थे जो अपना लोन चुका पाए और इंडिया इस क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठ गया। तो इन ग्लोबल लेंडर्स ने इंडिया को भर भर के लोन्स दे दिए, लेकिन ये लोन्स स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट पर थे, यानी भारत सरकार पर ये इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन और बढ़ता चला गया। अब इन सारे फैक्टर्स को एक जगह लिस्ट करते हैं। पहला, गवर्नमेंट इनडिसिप्लिन की वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ता चला गया। इस डेफिसिट को फंड करने के लिए जो लोन लिया गया
उसका इंटरेस्ट पेमेंट और बड़ा बर्डन बन गया। देश में सूखा पड़ने की वजह से एसेंशियल कमोडिटीज के दाम बढ़ गए। क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने की वजह से ट्रेड डेफिसिट और बढ़ गया। लाइसेंस राज की वजह से एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बिल्कुल स्टैग्नेंट रहे। देश की इकोनॉमी लिबरलाइज नहीं हुई, इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी नहीं आ पाए। देश के दो सबसे पावरफुल पीएम इंदिरा और राजीव गांधी को एक ही डेकेड में असैसिनेट कर दिया गया, जिसकी वजह से काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। इंटरनेशनल लेवल स्कैम्स जैसे बोफोर्स की वजह से इंडिया की क्रेडिट रेटिंग गिर गई। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन्हीं सब कारणों की वजह से आया था। अब इतनी गड़बड़ी इतने सालों से चल रही थी, सरकार के किसी बड़े आदमी ने इसे फ्लैग नहीं किया था। मनमोहन सिंह जब आरबीआई गवर्नर थे और आरएन मल्होत्रा ने इस बढ़ते हुए खतरे को सरकार को काफी बार आगाह किया था, लेकिन कोई फाइनेंस मिनिस्टर उनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं था। जैसे वीपी सिंह का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वीपी सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा था, इंडियन इकोनॉमी कुड अब्सॉर्ब सब्सटैंशियली हायर डेफिसिट फाइनेंसिंग देन व्हाट ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरीज एंड एनालिसिस वुड परमिट। अगले बजट में राजीव गांधी ने फाइनेंस पोर्टफोलियो अपने पास ले लिया और ये कहा, वी हैव अवॉइडेड डेट प्रॉब्लम्स। और उसी बजट में ये भी कहा, द डेफिसिट इज हाई एंड आई डू नॉट लाइक इट। और ऐसे ही हर साल फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते रहे और सबका वही हाल था। जब 1991 में मनमोहन सिंह ने बजट प्रेजेंट किया था, तो उसके पहले 6 सालों में 7 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो चुके थे। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, पिछले 6 सालों में हमारा एक ही फाइनेंस मिनिस्टर है। अब इन सारी गलत पॉलिसीज और सर्कमस्टेंसेस का नतीजा हुआ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑफ 1991। अब बीओपी क्या होता है वो तो हमने समझ लिया, लेकिन बीओपी क्राइसिस क्या होता है? बीओपी क्राइसिस का मतलब ये हुआ कि देश जो बाहर से चीजें इंपोर्ट कर रहा है, उसके पैसे फॉरेन करेंसी में जो देने पड़ते हैं, वो सरकारी खजाने में है ही नहीं, और ये लंबे समय तक बीओपी में डेफिसिट होने की वजह से होता है। और यही हुआ था इंडिया के साथ 1991 में, जब इंडिया के पास सिर्फ 1 महीने के इंपोर्ट्स के लायक फॉरेन रिजर्व बचे थे। अब पहले जो हमने बीओपी क्राइसिस के रीजंस लिखे थे, वो थे लॉन्ग टर्म रीजंस। अब आते हैं शॉर्ट टर्म रीजंस पर, यानी बीओपी क्राइसिस उन पहले बताए हुए रीजंस की वजह से हुआ, लेकिन ये क्राइसिस 1991 में ही क्यों हुआ, वो ये शॉर्ट टर्म रीजन से पता चल जाएगा। पहला, सोवियत यूनियन इंडिया के साथ रुपी में ट्रेड करता था, यानी हम जब सोवियत यूनियन से इंपोर्ट करते तो उन्हें रुपी में पेमेंट करते, जिससे हमारे फॉरेन रिजर्व पर कोई असर नहीं आता। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और ईस्टर्न यूरोप में काफी नई कंट्रीज बन गई, और इसी के साथ हमारा रुपी ट्रेड बंद हो गया। दूसरा, इंडिया अपना मैक्सिमम पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे पास कोई तेल के कुएं तो है नहीं, और अगर इस क्रूड का दाम बढ़ जाता है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल भी काफी बढ़ जाता है। और अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल जो $15 प्रति बैरल था, वो सीधा $35 प्रति बैरल हो गया। और इंडिया अपना मैक्सिमम क्रूड कुवैत और इराक से ही मंगाता था, इसीलिए नए वेंडर्स ढूंढने की वजह से और ज्यादा दाम देना पड़ा। तीसरा, नवंबर 1990 से मई 1991, यानी 1.5 साल में 3 सरकारें और 3 प्रधानमंत्री आए और गए, जिसका इफेक्ट आप समझ ही सकते हो। चौथा, इंडिया की खराब हालत देख क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडीज ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को बुरी तरह से गिरा दिया और इन्वेस्टमेंट के सबसे लोएस्ट ग्रेड में डाल दिया। अब एक टाइमलाइन बनाते हैं और स्टार्ट रखते हैं क्राइसिस का नवंबर 1990, जब वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी और चंद्रशेखर को पीएम बनाया गया, लेकिन बिल्कुल थिन मेजोरिटी से। सीनियर ब्यूरोक्रेट जैसे गोपी अरोड़ा, जो आईएमएफ में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो वहां इंडिया के बीओपी क्राइसिस के लिए सपोर्ट जुटाना स्टार्ट कर चुके थे और आईएमएफ के साथ $1.8 बिलियन की डील भी साइन होने वाली थी, लेकिन उसकी शर्त थी कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करेगा। वहां दूसरी तरफ यूएसए इराक कुवैत वॉर के लिए अपने एयरप्लेन्स इंडिया में रिफ्यूल करवाना चाहता था और उसके बदले 3 गुने पैसे देने को तैयार था, लेकिन चंद्रशेखर सरकार में कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने एक काउंटर ऑफर किया कि इस रिफ्यूलिंग के बदले यूएसए आईएमएफ में इंडिया को लोन दिलवाने में हेल्प करेगा, और क्योंकि यूएसए आईएमएफ का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, वो ऐसा करवा भी सकता था। चंद्रशेखर बिल्कुल हड़बड़ी में आईएमएफ के बताए हुए चेंजेस के साथ बजट प्रेजेंट करने को तैयार हो ही रहे थे कि अचानक एक बहाना मार के राजीव गांधी ने सरकार गिरा दी और चंद्रशेखर सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा सिर्फ एक इंटरिम बजट प्रेजेंट कर पाए। अब मार्च 7, 1991 को S&P ने इंडिया की सॉवरेन रेटिंग कर दी BBB-
फॉर लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिस्क और A- फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिस्क। और IMF और वर्ल्ड बैंक ने आगे कोई भी लोन इंडिया को देने से साफ मना कर दिया। इस मौके पर चंद्रशेखर के पीए ने कुछ इंस्टेंसेस डिस्कस किए हैं, जिसमें चंद्रशेखर IMF को बोलते हैं कि अभी भले ही हमारे देश की माली हालत खराब है, लेकिन हमेशा से दुनिया को भारत की जरूरत रही है, ना कि भारत को दुनिया की। और मैं अपने देश जाकर बोल दूंगा कि दुनिया से कोई सामान सिवाय तेल और जरूरी दवाइयों के देश में नहीं आएगा। अब उस दिन एक जर्नलिस्ट शंकर वैयर ने कुछ बहुत अजीब नोटिस किया। एयरपोर्ट में हद से ज्यादा सिक्योरिटी थी। इतनी सिक्योरिटी उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी। वो काफी क्यूरियस हो गए और छानबीन करने लगे तो देखा कि RBI की कई वैन्स एयरपोर्ट पर खड़ी हैं और बाद में पता चला भारत ने अपना सोना गिरवी रख दिया था। ये सोना गिरवी रखने का डिसीजन RBI का था, लेकिन RBI ये डिसीजन बिना सरकार के परमिशन के नहीं ले सकती थी। यानी चंद्रशेखर सरकार ने एक बोल्ड डिसीजन लिया था। लिबरलाइजेशन वाला बजट पास होने से पहले इस BOP क्राइसिस से बचने के लिए 3 महीनों के अंदर भारत को बहुत सारा सोना बाहर गिरवी रखना पड़ा था। ये काम पहले चंद्रशेखर सरकार ने और उसके बाद नरसिम्हा राव सरकार ने किया। इन टोटल 67 टन सोना IMF के पास गिरवी रखा गया, जिसके बदले $2.2 बिलियन का लोन मिला। 47 टन सोना इंडिया से एयरलिफ्ट करके बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया, जिसके बदले $405 मिलियन का लोन मिला। 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड भेजा गया और सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लीज पे उसका भी सोना ले लिया और वो 20 टन सोना भी बाहर भेज के गिरवी रख दिया गया, जिसके बदले $234 मिलियन का लोन लिया। और इस सारे सोने का क्या हुआ लास्ट में बताऊंगा। तो 21 मई 1991 को राजीव गांधी, जो इस इलेक्शन के फ्रंट रनर थे, उन्हें असैसिनेट कर दिया गया और कांग्रेस में एक लीडरशिप वैक्यूम बन गया और चंद्रशेखर उस समय तक केयर टेकर PM बनाए गए और भारत की इकोनॉमी को बचाने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की और फाइनली PV नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया और उन्होंने भारत के इस मुश्किल दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना फाइनेंस मिनिस्टर चुना। तो अब इन दोनों के रोल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले नरसिम्हा राव काफी डिसाइसिव लीडर माने गए और RBI के वॉल्ट से सोना निकलवा के उसे गिरवी रखना ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं था और ये काफी सही माना गया। और राव का मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना बिल्कुल गेम चेंजर साबित हुआ। इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए सिर्फ पार्टी के बाहर नहीं बल्कि पार्टी के अंदर भी राव को कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन उन्हें पता था कि अगर देश को बचाना है तो ये करना ही पड़ेगा। अब आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह पर। डॉक्टर सिंह को चुनने के पीछे मेन कारण रहा कि वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आते और उनसे अगर डिसीजन नहीं लिया जाता तो उन्हें हटाना भी बहुत इजी था। और सबसे मेन रीजन क्योंकि टाइम इंडिया के पास बिल्कुल भी नहीं था, तो सरकार को ऐसा जानकार आदमी चाहिए था जो बिना टाइम गवाए ये सारे चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सके। डॉक्टर सिंह ने अपनी स्पीच में कहा था, आई डू नॉट मिनिमाइज द डिफिकल्टीज दैट लाई अहेड on the long and arduous journey which we have embarked. But as Victor Hugo once said, no power can stop an idea whose time has come. I suggest to this august house that the emergence of India as a major economic power in the world happens to be one such idea. Let the whole world hear it loud and clear. India is now wide awake. We shall prevail. We shall overcome. तो इन रिफॉर्म्स में सबसे पहले रुपी को डीवैल्यू किया गया। तो 1 जुलाई को बिल्कुल सीक्रेटली डॉक्टर सिंह और राव ने रुपी को 7 से 9% तक डीवैल्यू करवा दिया। 4 जुलाई को ट्रेड पॉलिसी के रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए। 1991 से पहले सारे इंपोर्ट्स टाइटली रेगुलेटेड थे और इन पर एवरेज में 113% टैक्स लगता था और हाईएस्ट तो 355% तक था। कॉमर्स मिनिस्टर P चिदम्बरम ने मोंटेक सिंह आलूवालिया के डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए और एक झटके में सारे इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए सिवाय 71 गुड्स के। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की पॉलिसीज बनाई गई, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को घटाया गया और फाइनली दुनिया के लिए भारत का बाजार खोल दिया गया। 9 जुलाई को नरसिम्हा राव ने देश को एड्रेस किया और कहा, वी बिलीव दैट अ बल्क ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल्स ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैव आउटलिव्ड देयर यूटिलिटी. They are stifling the creativity and innovativeness of our people.
Excessive controls have also bred corruption. Indeed, they have come in the way of achieving our objectives of expanding employment opportunities, reducing rural-urban disparities, and ensuring greater social justice. और 15 जुलाई को नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आया गया। ऑपोजिशन इतने सारे रिफॉर्म्स, वो भी इतनी जल्दी से कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन राव ने अपनी सरकार को डिफेंड किया। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ वोट किया, लेकिन क्योंकि लेफ्ट पार्टीज और नेशनल फ्रंट ने वॉक ऑफ कर दिया था, राव ने अपनी सरकार बचा ली। 24 जुलाई को मनमोहन सिंह ने बजट प्रेजेंट किया और ये बजट आजाद भारत के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट बजट साबित हुआ। इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग अनाउंस की गई और एक स्ट्रोक में 80% इंडस्ट्रीज लाइसेंस राज के बाहर आ गई। सरकार ने कई सेक्टर्स में डिसइन्वेस्टमेंट भी अनाउंस किया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया। डॉक्टर सिंह ने प्राइस कंट्रोल सिस्टम, जो ये डिसाइड करता था कि कौन सा सामान कितना बनेगा और कितने में बिकेगा, उसे हटा दिया और इसी के साथ इंडिया का सोशलिज्म के साथ रोमांस खत्म हो गया। इन रिफॉर्म्स का ही नतीजा हुआ कि उसी साल नवंबर दिसंबर के महीनों में हमने 18.36 टन सोना वापस खरीद लिया और कुछ ही टाइम के अंदर हमने जितना सोना बाहर गिरवी रखा था उसे वापस खरीद लिया। लेकिन उसका कुछ ही पोर्शन इंडिया में फिजिकली वापस मंगवाया, क्योंकि फॉरेन डिपॉजिटरीज में वो सोना लॉजिस्टिकली कन्वीनियंट रहता है। लेकिन हाल ही में कुछ सोना हमने वापस मंगवा लिया है इंडिया फिजिकली, ताकि ये हमारी सॉवरेनिटी को एनहांस करे। और इन्हीं रिफॉर्म्स का नतीजा था कि 1991 से 93 के बीच IMF से हमने आखिरी बार लोन लिया था और IMF का सारा लोन 31 मई 2000 को हमने चुका दिया। और आज इंडिया IMF का कंट्रीब्यूटर है, यानी हम IMF को पैसे देते हैं। और क्राइसिस के वक्त जो रिजर्व $2 बिलियन के आसपास आ गया था, वो आज $644 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि दुनिया का 4th लार्जेस्ट रिजर्व है। और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये हमारा फर्ज है कि इस भारत को बनाने में जिन लोगों की भूमिका रही है उन्हें हम याद करें और उनके बारे में जानें और उन्हें इस तरक्की का हिस्सा माने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इस चैनल में मैं इस टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूँ जहाँ हम कॉम्प्रहेंसिवली इंडिया की बात करते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और फ्यूचर में मुझे और कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए, टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।